नमस्कार। ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसको 1 महीने हो चुका है और 1 महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इतना तेजी से घटनाक्रम घट रहे हैं कि जिनका लगता नहीं कि जल्दी ये वार खत्म हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो देश हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं, डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो गए हैं और इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि पहले कि ये इराक की तरह या अफगानिस्तान की तरह या यूक्रेन की तरह ये लिमिटेड वार होगा, 2 देशों के बीच में होगा या 3 देशों के बीच में होगा। अब तो ये एस्केलेट कर गया है और इसकी तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जो आँच है वो उत्तर अफ्रीका के एरेशिया से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक, यहाँ इसकी आज तपिश दिखाई दे रही है। दुनिया के जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि ये जो एस्केलेशन है, ये जो विस्तार है इस युद्ध का, इतना तेजी से हो रहा है कि इसकी आंच आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि ना चाहते हुए भी भारत इसमें को डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पूरा जो हमारा अरबियन सी है, हिंद महासागर है, यहाँ भी एक वार जोन डेवलप हो सकते हैं। तो ये बहुत एक विकट स्थिति पैदा हो गई है और पूरे हालात इतने अस्थिर हो गए हैं कि जिनका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ इस समय अंकारा टर्की से जाने माने पत्रकार इफ्तिकार गिलानी साहब हैं, जो कि फ्रंट लाइन के लिए काम करते हैं और भारत से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी जो हालात हैं पश्चिम एशिया में और जो एस्केलेशन हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है इस युद्ध का, वो किधर जा रहा है? इफ्तिकार गिलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी। इस जी। वक्त जो है आज युद्ध का 31वां दिन है और ओके। पिछले एक हफ्ते में थोड़ी बहुत डीएस्केलेशन आई थी। अटैक्स में जंग तो जारी ही थी, लेकिन थोड़ा एस्केलेशन डीएस्केलेशन हुई थी अटैक्स के हवाले से। लेकिन जी। आज सुबह से जो है युद्ध जो है दोबारा जो है एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ओके। सुबह जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तेहरान, कुम, आबादान और तबरीज पर जो है अमरीकी और इजरायली बमबारी हो रही है और मिसाइल्स के हमले हो रहे हैं। और ओके। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई थी इजराइल से, उनका एक डिसैलिनेशन प्लांट जो एक एग्रीकल्चर प्लांट है उसको जो है नुकसान पहुंचा है। तो इसी ओके। तरह से जो है सऊदी अरब ने थोड़ी देर पहले ही कहा कि 5 मिसाइल्स उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं। इसी तरह से कुवैत, बहरीन, हर जगह से खबरें आ रही हैं इस वक्त मिसाइल्स की और मिसाइल इंटरसेप्ट्स की खबरें आ रही हैं। लिहाजा इस वक्त जो है अचानक जो है आप कह सकते हैं कि युद्ध में बहुत तेजी आ गई है आज सुबह से। और इसके अलावा जो आप जो कह रहे थे, जो इस वक्त जो चल रही थी एक तरह से मध्यस्थता का वगैरह का जो चल रहा था, लेकिन मैं जी। जो ईरान के जो लीडर हैं, जो एक्चुअली मध्यस्थता के पीछे हैं, जो मीडिएटर, जो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो स्पीकर भी हैं वहाँ पर कि वहाँ पार्लियामेंट के, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ अमेरिका जो है हमले तेज कर रहा है और दूसरी तरफ जो है कह रहा है कि हमें पीस भी करो। तो ओके। लिहाजा जो है ये दोनों चीजें साथ साथ में नहीं चल सकती हैं। और अगर आप देखें इस वक्त इराक में भी जो है जो अमरीकी लॉजिस्टिक्स हैं उनको आज निशाना निशाना बनाया गया है। तो लिहाजा जो है एक, लेकिन अगर ओवरऑल ये तो आज की सूरत हाल है जो मैंने आपके दर्शकों के लिए थी, जो आज क्या हो गया, क्या हो रहा है इस रीजन में। और अगर आप देखें एज एन एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखें कि अगर आप इस वक्त जो है इजराइल और ईरान दोनों कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध एक्सपेंड हो और भी कंट्रीज जो हैं, क्योंकि ईरान को अब लग रहा है कि उनको खोने के लिए अब कुछ नहीं है। जितना कुछ वो ओके। सह चुके हैं वो सह गए हैं। लिहाजा जो है अब दूसरों को भी इसका मजा चखाया जाए कि युद्ध किसको कहते हैं। तो ओके। लिहाजा जो है अब इसराइल और ईरान जो है भरपूर कोशिश, इसराइल का भी अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है कि युद्ध खत्म ना हो जल्दी और युद्ध जो है किसी तरह से और फैले। इन दोनों कंट्रीज का जो है एक, अगर आप देखें कई दिनों से जो है एक बड़ी कोशिश रही है कि दो कंट्रीज खास तौर पर इस रीजन में, एक सऊदी अरब और दूसरा तुर्की, ये भी किसी तरह से जो है इस युद्ध में शामिल हो जाए, किसी तरह से ये भी शामिल हो, क्योंकि उनकी वजह तुर्की के शामिल होने का मतलब ये हो गया कि पूरा नाटो और पूरा यूरेशिया इसमें शामिल हो जाएगा और इफेक्ट हो जाएगा। और सऊदी अरब के शामिल होने का मतलब ये है कि नॉर्थ अफ्रीका से
लेकर पूरे जो है पाकिस्तान की, पूरे जो है इंडिया की बॉर्डर तक, पूरा रीजन इसमें इफेक्ट हो जाएगा। तो ये, और अमेरिका बीच में जो है, अमेरिका की अगर आप देख, अमेरिका का जो है ऐसी सूरत हाल हो चुकी है, ये कभी किसी वक्त जो है बिल्कुल एक लाफिंग स्टॉक टाइप का एक बहुत ही बन बन चुका है अमेरिका के हाल। हाँ, अमेरिका का जो हाल है, ये क्यों कह सकते हैं कि शीला गुंडू में फंस गई है, यही कुछ, या रजिया गुंडू में फंस गई, बिल्कुल ऐसा ही हाल उस वक्त अमेरिका का हो रहा है। अमेरिका जो है युद्ध को थोड़ा शांत करना चाह रहा है, खत्म करना, क्योंकि उनके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, या जो उन्होंने जो है अपने एक जो बनाई थी कि उनकी किस तरह से युद्ध आगे बढ़ सके, उस युद्ध को जो है वो युद्ध उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आपको शायद खबर भी होगी कि भी चंद दिन पहले जब अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी जब नेतन्याहू के साथ बात हुई थी, तो उसमें बहुत ही तलक कलामी हुई थी, बहुत ही आपस में गर्मा गर्मी हुई थी। क्योंकि जो इसराइल ने जो सब्ज बाग दिखाए थे अमेरिका को कि युद्ध जो है बिल्कुल एक, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुला के ऊपर किया था, या जिस तरह से जो है उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, और उस ऑपरेशन के बाद जो है उन्होंने पूरी वहां की लीडरशिप को अटैक किया था, खत्म कर दिया था। तो वो उस तरह से नहीं हुआ इस युद्ध का। युद्ध जो है उनको, अच्छा, अगर ये आप बताइए, इफ्तिकार साहब, हाँ, इफ्तिकार साहब, ये बताइए कि अभी जो ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स में के हवाले से जो स्टेटमेंट आया है, उसके मुताबिक कुछ घंटों पहले उन्होंने कहा कि देखिए, हमें वार का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो अचीव हो गया है। वहां रिजिम चेंज कर दिया हमने, और उसके सब कुछ हमने तबाह कर दिया है, तो इसलिए हमारा पर्पज अचीव हो गया है। तो ये तो पर्पस तो दुनिया की नजरों में तो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि रिजिम तो चेंज नहीं हुआ। वो जो पहले सरकार थी, उसी के प्रतिनिधि सरकार चला रहे हैं, और युद्ध जारी है। तो ये कहां से ये इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं ट्रंप? देखिए, अगर आपने पिछले एक हफ्ते से जो ट्रंप के बयान देखे आपने, या जो अमेरिका के जो वहाँ जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हो रही हैं, जिनको किसी और लॉस एंजल्स टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट करता आया है, या कल आप देखें, कल अमेरिका में पूरी एक पब्लिक जो है सड़कों पर उमड़ उमड़ पड़ी थी। ये पूरा अगर आप देखें तो अमेरिका इस जंग से अब किसी तरह से जान छुड़ाना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इसराइल जो है इस जंग को अनफिनिश्ड छोड़ना नहीं चाह रहा है। ये सिर्फ अब इसराइल का भी मसला नहीं है, बाकी जो, अब मैं अगर अब बता दूं आपको कि आपको जो यहाँ पर जो मल्टीपल सोर्सेज के हवाले से वगैरह वगैरह, जो गल्फ कंट्रीज के हवाले से, या जो रीजनल कंट्रीज हैं, अगर आप देखें, इनके साथ इनका एक तरह से जो ना आगे खाई और पीछे जो वो समंदर वाला मामला हो चुका है इन सब के साथ। इनके साथ मसला ये है कि एक विक्टोरियस ईरान इस पूरे रीजन के लिए खतरा है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट कर लें। आप तुर्की से लेकर सऊदी अरब, पूरे रीजन के लिए ईरान का एक विक्टोरियस इमर्ज होना, ईरान का एक बड़ी ताकत के रूप में इस खत्ते में इमर्ज होना, ये अगर आप इन लोगों यहाँ पर रीजन में अगर आप बात करें लोगों से, तो ये बिल्कुल आपको बता देते हैं ऑफ रिकॉर्ड कि ये हमारे लिए, हमारे इंटरेस्ट्स में नहीं है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने ईरान को देखा है कि ईरान ने किस तरह से सीरिया से एक आर्क सा बनाया हुआ था, लेबनान से लेकर, और इसमें पूरे गल्फ कंट्रीज जो है, वो एक वक्त था कि गल्फ कंट्रीज समझते थे कि इसराइल से ज्यादा उनको खतरा नहीं है। उनको अगर खतरा है किसी से एज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, तो वो ईरान से ही है। क्योंकि इसराइल एक अपने खोल में फंसा था कि इसराइल का बस इतना था कि बस हमें यहाँ पर आसपास पीस चाहिए, बस हमें तो एक वक्त था इसराइल जब ये समझता था, नेतन्याहू से पहले की बात है ये। लेकिन अब मसला है उनके साथ ये है कि एक विक्टोरियस इसराइल भी उनके लिए अब खतरा है। क्योंकि इसराइल ने जो अपना एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन दिखाया है ग्रेटर इसराइल का, तो उसमें पूरा गल्फ आ जाता है, उसमें पूरा हाफ ऑफ तुर्की आ जाता है। लिहाजा दोनों की विक्ट्रीज जो है, दोनों एज ए इस जंग में विक्टोरियस इमर्ज हूं, ये पूरे रीजन के लिए इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। और इन रीजन की इनकी समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। अब स्टेटस को जो है, अगर इस वक्त जंग अनफिनिश्ड छोड़ी जाए, जो आप कह रहे हैं, जो अमेरिका के अपने ऑब्जेक्टिव्स तय नहीं हुए इसमें, और इस जंग को अनफिनिश्ड छोड़ा जाए, तो उसमें ईरान विक्टोरियस आ जाता है, और जंग कंटिन्यू हो जाए तो इसराइल विक्टोरियस इमर्ज हो जाता है। लिहाजा इस रीजन के जो भी मुल्क हैं, जो भी कंट्रीज हैं, इनके लिए इस वक्त बिल्कुल एक तरह से जो है खाई और समंदर वाला मामला है। और सिर्फ रीजन के लिए भी नहीं है, और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
ये भारत में अगर कोई समझता है कि ये जंग मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, बिल्कुल गलत है। ये जंग जो है उनके सरों के ऊपर से लड़ी जा रही है। अगर इस वक्त अगर दुनिया में कोई एक दोस्त मुल्क इजराइल का है, वो भारत है। होना ये चाहिए था। इस दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए भारत के इस वक्त विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री से तल अवीव पहुंच जाते और इजराइल को समझाते कि ये जो है ये कंटिन्यू करना आपके मफाद में नहीं है। इसमें एक पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है और उसमें हम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। 140 करोड़ देश है हमारा, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि हम आपके दोस्त हैं। लिहाजा जो है आपको जो है इस पर ठंडे दिमाग से सोचकर इसको विराम देना चाहिए, जंग को खत्म करना चाहिए। ईरान हमारे बगल में है, इजराइल चाहे दूर हो लेकिन एक फ्रेंड है। इजराइल को भारत जो है ना इसका यूटिलाइज कर सकता था, इस फ्रेंडशिप को, जब जो कि वो नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा इफ्तिकार जी, एक बात बताइएगा कि आपने अभी जो बड़ा तफसील से आपने चीजें बताई कि अगर ये पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो नेगोशिएशन कर रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, ऐसे दावे किए जा रहे हैं और इसको कंफर्म भी किया गया है ट्रंप के द्वारा। तो एक तो ये सवाल है कि ये पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, और पाकिस्तान पर अगर युद्ध की आंच आती है, इस जंग की आंच पाकिस्तान पर आती है, उसके बॉर्डर पर बमबारी होती है, तो ये बमबारी कौन करेगा? मतलब क्या ईरान करने वाला है या इजराइल की तरफ से होने वाली, क्या कहानी है इसकी? देखिए, अगर एक कंट्री है इस पूरे रीजन में जो बहुत ही अहम कंट्री है, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो है सऊदी अरब। अगर सऊदी अरब किसी तरह से भी जंग में शामिल हो जाता है या जंग में उसको शामिल होने पर उसको मजबूर किया जाता है, तो आप तो बिल्कुल जो है ये आंच जो है बिल्कुल आप समझें कि ये भारत की बॉर्डर तक पहुंची जाएगी। फिर पाकिस्तान एक तरह से इस वक्त तो बिल्कुल एक तलवार की धार पर पाकिस्तान की जो है डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है, लेकिन वो फिर खत्म हो जाए उनको जाएगी, उनको फिर कोई ना कोई साइड, उनको फिर साइड्स लेने पड़ेंगे। और ये और जब अगर पाकिस्तान को साइड लेने पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें तो फिर इंडिया इन्वॉल्व हो ही जाएगा। इंडिया को तो फिर इंडिया तो है ही इस वक्त जो है एक पूरी दुनिया में जो है इंडिया का एक जो इमेज हुई है, जो एक जमाने में इमेज होती थी इंडिया की, एक बिल्कुल एक नॉन अलाइंड इमेज हो रही है, वो नॉन अलाइंड इमेज तो है ही नहीं इस वक्त। इंडिया की अगर इमेज है इस वक्त तो इसराइल के फ्रेंड की हैसियत से एक इमेज है। तो उस हिसाब से उसके हवाले से जो है इंडिया खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएगा। और दूसरी जो लोग जो है जो बिल्कुल एक तरह से जो है जिन्होंने जंगें, मेरे ख्याल में हमने इंडिया में जो है ना हमने जंगें नहीं देखी हैं। हमने जो देखी है वो बॉर्डर स्किर्मिशेस देखी हैं, जो चाहे वो चाइना के साथ जंग हो, चाहे पाकिस्तान के साथ 65 71 या उसके बाद 99, ये बॉर्डर स्किर्मिशेस थी। ये एक तरह वो जंग नहीं थी जो जंगें जिसको जंग कहते हैं। अगर जंग देखना है किसी को तो आकर सीरिया देखे, अगर जंग देखना है किसी को तो गाजा आकर देखे। ऐसी सिचुएशन पैदा होनी नहीं चाहिए जहां दिल्ली जो है किसी वक्त में जो है गाजा और किसी वक्त सीरिया का रूप दिखाई दे, जहां की 5 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ की आबादी जो है बेघर है, कहीं या तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड है या तो बाहरी मुल्कों में दरबदर है। ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। और लिहाजा जो है ये एक इंडिया के लिए एक बेहतर, बहुत ही अच्छा मौका है इस वक्त एज ए विश्व गुरु होने के नाते भी, कि इंडिया जो है अपने दोस्त को समझाए कि इस जंग को ज्यादा तूल या जंग को ज्यादा और जंग में ज्यादा तेजी न लाए। क्योंकि एक ट्रम्प कार्ड जो है ना इस वक्त वो अमेरिका के बजाय इस वक्त इसराइल के पास है। अगर इसराइल जिस वक्त चाहे सीज फायर करना तो सीज फायर हो सकता है और वो बिल्कुल 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 हो जाएगा। और जो ओमान में जो ईरान ने जो एक जो फैसिलिटी जो दे दी थी, एक ऑफर्स जो दी थी, मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतरीन ऑफर्स थी जो ओमान की नेगोशिएशंस में ईरान ने अमेरिका को या इसराइल को दी थी। और उनको बेस बनाकर या कुछ उसमें से कुछ और चीजें ऐड करके एक इस तरह एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए कि कोई भी मुल्क इसमें से विक्टोरियस इमर्ज ना हो। दोनों मुल्क जो है एक तरह से जो है अपने अपनी वापस अपने अपने जगहों पर चले जाए। और ये इंतहाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 7 गलतियां अमेरिका ने की हैं, अगर मैं उनको बता दूं आपको, नंबर 1 यही था कि पब्लिक वहां पर सड़कों पर आ जाएगी जिस वक्त बमबारी शुरू हो जाएगी, जो एक जमाने में इराक में हुआ था। जब इराक में बमबारियां शुरू हो गई थी तो लोग सड़कों पर निकल आए थे और सद्दाम हुसैन के जो स्टैचूज को गिरा दिया गया था, यहाँ वो हुआ नहीं। और फिर इसके बाद उन्होंने एक इम्पोजिंग रिजीम करने की कोशिश की थी, जो शाह ऑफ ईरान को, जबकि वो कहीं पर पिक्चर में नहीं था इस जो एजिटेशन हो रही थी विद इन ईरान।
और फिर उसके बाद जो उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान की तरह एक नॉर्दर्न अलायंस खड़ा किया जाए कुर्दों के जरिए, वो उसमें उन्होंने उन्होंने जो जो जिस तरह का बर्ताव अमेरिका ने सीरियन कुर्दों के साथ किया था सीरिया में, वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो कुर्दों के जहन दिमाग में थी कि कल अमेरिका हमें बेयार और मददगार छोड़ देगा। लिहाजा और उसमें जो है तुर्की का जो किरदार था, तुर्की का जो रोल था कि उन कुर्दों को उसने जो है एक नॉर्दर्न अलायंस नहीं बनने दिया, वो उन्होंने शायद मेरे ख्याल में शायद सोचा नहीं था। इसी तरह से जो आजरी पॉपुलेशन है वहां पर, जो तुर्क पॉपुलेशन है, जो अजरबैजानी तुर्क्स हैं ईरान में, उनको सा था कि उनके जरिए से एक प्रेशर विद इन क्रिएट किया जाए, क्योंकि ये याद रखें अजरबैजान इस रीजन में एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो इसराइल का हिमायती मुल्क है, जो क्योंकि उन अजरबैजान की हमेशा से जंग होती रही है आर्मीनिया के साथ। आर्मीनिया जो है पूरी दुनिया में जो है एंटी ज्यू मुल्क माना जाता है। लिहाजा आर्मीनिया और अजरबैजान का जिस तरह से और इसराइल जो है सपोर्ट करता रहा है अजरबैजान को, ईरान सपोर्ट करता रहा है आर्मीनिया को। यहाँ वो रिलीजन का मसला नहीं है। आप ये देखें, एक यहूदी मुल्क सपोर्ट कर रहा है मुसलमान मुल्क को, और एक मुसलमान मुल्क सपोर्ट कर रहा है एक ईसाई मुल्क को। यहाँ मुल्क एक बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशन है ये। इफ्तिकार जी, मैं आपसे एक सवाल, मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा इस पर आप और जो रिपरकशंस होने वाले हैं इसके, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो बूट ऑन द ग्राउंड की बात अमेरिका ने की है, और अभी भी ये खबरें लगातार पिछले 4-5 दिन से ये खबरें फैल रही हैं, जब जब से ट्रंप ने धमकी दी कि हम जो है अपनी फौज को जमीन पर उतारेंगे, मतलब ईरान की धरती पर उतारेंगे। इसके 2 सेंटर, एक तो उन्होंने कहा था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में को खोलने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे और फिजिकली फिजिकली फौजें भेजेंगे, कमांडो भेजेंगे। और दूसरा ये कि खर्ग आइलैंड जो एक किस्म से हब है, बहुत बड़ा हब है, 80% जो ईरान का तेल एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है बाहर, उसका हब है खर्ग खर्ग महाद्वीप। तो वो खर्ग द्वीप जो है, वहां भी बूट ऑन द ग्राउंड की क्या सिचुएशन है, इसमें तरह तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, आपने खुद डिफेंस का जो बीट है काफी सालों तक कवर किया है। लिहाजा जी आपको भी ये आइडिया होगा कि ये जो एयर पावर जो है, एयर पावर की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। एयर पावर जी जो है आपको जो जो ग्राउंड सिचुएशन को चेंज कर नहीं सकती है, वो सिर्फ टारगेट्स को सॉफ्टन कर देती है। अगर ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल आपको सिचुएशन चेंज करनी है तो उसके लिए जो है इन्फेंट्री ही बहुत जरूरी होती है। इसीलिए जो है इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ द बैटल भी कहा जाता है। ग्राउंड सिचुएशन अगर आप स्टेटस को चेंज करना है ग्राउंड को, तो इन्फेंट्री ही कर पाती है। एयर पावर आपको सिर्फ बिल्कुल सॉफ्टन करके देता है। मतलब यहाँ पर अगर एक तरह से आप समझें, एक तरह से अगर इन्होंने यहाँ सॉफ्टन किया भी है तो उसके बाद क्या, उसके बाद आप जो जो ये 3,500 मैरिन्स उन्होंने इस में भेजे हैं, क्या वो 3,500 मैरिन्स पूरे ईरान पर कब्जा कर सकते हैं क्या, इतने बड़े मुल्क पर? हाँ, उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं। एक तो था ये खर्ग जो आइलैंड है उस पर कब्जा करके, ताकि वहां से जो है ये जो हुर्मुज स्ट्रेट जो है उसको वो खोलने में मदद करे। लेकिन ये तो बता दें, उसके साथ तकरीबन 10 के करीब आइलैंड है आसपास जो ईरान के अंडर है। क्या इन सभी आइलैंड्स को फिर वो कब्जा करेंगे? और जो है वहां पर, और दूसरा ये है कि अब कब तक वो रखेंगे वहां पर अपने वो मैरिन्स को, वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने के लिए कब तक रहेंगे वो वहां पर? और फिर वो कहते हैं कि उनका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ईरान के जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो है उसको निकाला जाए, उसको वहां से उस पर कब्जा करें। वो तो ऑलरेडी डील कर चुके थे ओमान में। इससे बेहतर डील अब क्या हो सकती थी? बजाय जंग के बगैर ही वो डील हो चुकी थी। और ये जो है, और उसके बाद जो है आपने देख ही लिया है कि बूट्स ऑन ग्राउंड्स के बाद क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है। इराक आपने देख ही लिया है, हमने सब ने अफगानिस्तान देख लिया है। 20 साल के बाद जो है, 20 साल पहले अब तालिबान को निकाला गया, और 20 साल के बाद फिर दोबारा तालिबान को ही वहां पर पावर में बिठा दिया गया। पूरे जो है एक कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके पूरी तबाही के बाद वापस तालिबान के हवाले काबुल किया गया। लिहाजा ये सिचुएशन जो है, ये बूट्स ऑन ग्राउंड्स या मैरिन्स के जरिए वहां पर कब्जा करना हो सकता है। शायद फॉर ऑप्टिक्स अमेरिका शायद ये दिखा दे कि देखो हमने अब जो है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा चीज नजर नहीं आती है कि चाहे वो कम से कम अपने पब्लिक को बता दे हमने कोई चीज हासिल की है।
लिहाजा बताकर कि हमने कोई चीज हासिल की है और उसमें एक विक्ट्री डिक्लेयर करे, वो हो सकता है शायद एक ऑब्जेक्टिव अमेरिका के पास इस वक्त हो या मुतबादिल हो सकता हो। जी, जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिकार गिलानी साहब, जो इस समय अंकारा में हैं, टर्की की राजधानी है, और वो पश्चिम एशिया के हालात पर पिछले 8 साल से नज़र रखे हुए हैं, और फ्रंट लाइन पत्रिका के वो पश्चिम एशिया के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इफ्तिकार गिलानी साहब का, कि वो एक शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ इस चर्चा पर आए, और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जो मुझे लग रहा है कि अलार्म बेल बजा दी उन्होंने। वो ये है कि ये मिनी वर्ल्ड वार की तरफ देश बढ़ रहा है, और एक मैसिव एस्केलेशन, व्यापक विस्तार इस युद्ध का हो रहा है। ऐसी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी से युद्ध खत्म नहीं हुआ तो भारत को, उनका ये मानना है और उनका सजेशन है कि भारत को तत्काल इंटरवेंशन की जरूरत है, और इजराइल को समझाना चाहिए कि इजराइल तत्काल इस युद्ध को बंद करे। वो हथियारों की जो होड़ है, और जो इंसान है, जो बेकसूर लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर इजराइल में भी मारे जा रहे हैं, और पश्चिम एशिया में भी, वो ईरान में भी, जगह जगह मारे जा रहे हैं, उसको, उस खून खराबे को रोका जाना चाहिए, ऐसे इफ्तिकार गिलानी की राय है। मैं बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका अदा करता हूँ इफ्तिकार जी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।